नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं अरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान शमरत साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी। और हम लोग बात करेंगे कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ और इससे आगे का क्या रास्ता तय होता दिखलाई पड़ रहा है। और साथ ही उसके कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी का एक हुआ था, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पे। उसको लेकर भी उसी संदर्भ से उसको देखा जा सकता है। और फिर अब सामने जो मानसून सत्र आने वाला है, उस सत्र में किस तरह से हमको राजनीति होती हुई दिखलाई पड़ेगी और उसका हम सब के लिए क्या मतलब। तो श्रवण जी। देखिए, हम इंडिया ब्लॉक को लेकर जो बैठक हुई, बहुत टाइम के बाद हुई। जी। अ, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, डिबेट चल रही है, यूट्यूब चैनलों पे ज़्यादा चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रही है। ऑब्वियस है, क्योंकि उसमें चलेगी कैसे? विपक्ष का मामला है। उन चर्चाओं के उसमें कई इंटरप्रिटेशंस चल रहे हैं, कई खबरें चल रही है, अखबारों में भी चल रही है। उसमें क्या हुआ, हम उसको किस एंगल से देखते हैं मीटिंग को, और उस मीटिंग में क्या हुआ उसको लेकर जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, उसके आधार पर हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमको कोई कहे कि सर ये हुआ वहाँ, उसका कोई पार्टिसिपेंट ये हमको कहे कि हमने वहाँ ये किया। ऐसा नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है वहाँ के बारे में क्या हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि ये कई मायनों में अद्भुत और ऐतिहासिक बैठक थी। इसका ये मतलब नहीं ये 25 लोग थे इसलिए ऐतिहासिक, 25 पार्टियां थी इसलिए ऐतिहासिक थी। ये अद्भुत इस मायने में थी कि इंडिया ब्लॉक को जो लोग डिक्टेट करते आए हैं अभी तक, उन लोगों के राजनीतिक सफाए के साए में ये बैठक हुई थी। आप समझिए कि जो लोग डिक्टेट कर रहे थे, अगर आप पहले दिन से देखें पटना में क्या हुआ था या और जगह क्या हुआ, कैसे ममता जल्दी चली गई, कैसे केजरीवाल चले गए, नीतीश कुमार ने क्या किया, और इस मीटिंग के पहले की जो मीटिंग थी उसमें कांग्रेस को छोड़कर सभी सभी विजेता थे। इस मीटिंग में केवल कांग्रेस विजेता थे। जी। मतलब जो जीत कर आई थी। जो उपस्थित थे उनमें ममता थी खास, जिन पर सबकी नजरें थी। उन्होंने कांग्रेस को कभी दो कोड़ी घास नहीं डाली 15 साल। तो उतनी ही बड़ी डिक्टेटर जितनी मोदी। मतलब बंगाल की लड़ाई दो डिक्टेटरों के बीच में था। और जब दिल्ली में थी तब उनके यहाँ बगावत दिल्ली में ही चल रही, भूपेंद्र यादव के घर पे। द- जो वो दस्तिकार को क्या, दस्तेदार। जो सांसद हैं, अब वो दस्तकार हो गए हैं बीजेपी के सारे। वो थी, तेजस्वी थे, जिनकी 3 बार लगातार हार हो चुकी, और लालू यादव के होते हुए ही वो अपनी आरजेडी का पतन देख रहे हैं।
लालू यादव जो देख रहे हैं, वो चारे घोटाले में फंसे थे। वो वोट वोट घोटाले में उनकी पार्टी पे सपा हाउस। नीतीश कुमार देखते देखते अपनी पार्टी को समाप्त होते हुए देख रहे हैं। ये आर्किटेक्ट थे नीतीश कुमार, प्रथम हाँ समन्वयक, अरे पहले हाँ पहले समन्वयक ही थे। वही आइडिया ही उनका। और जो उन्होंने वहाँ जाति जनगणना कराई थी, वो उसका आधार था इंडिया ब्लॉक की बैठ के गठन का। बैठक में मार्क्सवादी भी थे, दीपंकर थे, जिनका किला वहां ढह गया था, आखिरी किला केरल में। और वो मार्क्सवादियों की इस शिकायत के बीच आए थे कि जो बीडी के छापे पड़े उनके यहाँ, विजयन के यहाँ, वो इन्होंने डलवाया कांग्रेस ने। कोई मार्क्सवादी ये बात नहीं करता है कि बीजेपी से, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी से कैसे सीपीएम ने वहां हाथ मिला ली। विजयन, दीपंकर भट्टाचार्य का नहीं कह रहा, विजयन का। ब्लॉक के अनुपस्थित सदस्यों में प्रमुख रूप से एम के स्टालिन थे, जो चुनाव के नतीजों तक राहुल को भाई मानते थे। और जैसे ही राहुल ने टीवी के साथ हाथ मिलाया, जिससे कि बीजेपी नहीं घुस सके बंगाल में, हाँ तमिलनाडु में, डीएमके के लोग कहने लगे कि इन्होंने पीठ में छुरा भोंका। तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में कई लोगों ने इस पर शोक व्यक्त किया, दुख नहीं शोक, कि ये डीएमके के साथ ठीक नहीं किया कांग्रेस। तो ये डर है कि कांग्रेस आगे से उनके साथ भी ऐसा कर सकती, ये अभी एक डर हो सकता। डीएमके के एक नेता ने कहा, हिंट दी कि बीजेपी के खिलाफ कोई तीसरा फ्रंट भी बन सकता है। तीसरा फ्रंट बन सकता है, उसमें डीएमके हो सकती है, उसमें केजरीवाल हो सकते हैं, उसमें वाईएसआरपी हो सकती है, उसमें केजरी और बीजेडी हो सकती है, टीएमसी भी हो सकती है। केजरीवाल मिले ही थे इंडिया ब्लॉक की बैठक के पहले। ममता मिली थी केजरीवाल से। जी। और हम जिन्हों अनुपस्थित लोगों या अनामंत्रित लोगों में, जिनको बुलाया नहीं, हमको पता नहीं कि अनुपस्थित थे कि बुलाया नहीं है, केजरीवाल थे, जिनकी दिल्ली लुट चुकी है थी। संसद में, राज्यसभा में 7 लोग खेत रहे पूरे के। अब उनके पास कुछ नहीं, लोकसभा में कुछ नहीं है, राज्यसभा में शायद 1-2 लोग होंगे, हमको नहीं पता, शायद 3 लोग हों, 2 लोग हैं। उनके पास पंजाब बचा है, वो पंजाब को 3 लोग चला रहे हैं, भगवंत मान, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। मतलब लोकल बॉडीज के चुनाव में जब जीत होती है, तब पोस्टर केजरीवाल के लहराए जाते हैं और बधाई देने और मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं वहां, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवत मान करते हैं। ऐसा ट्रिपल इंजन की सरकार। हाल के चुनाव में हाँ, आम आदमी पार्टी नंबर 1 रही वहाँ के जो लोकल बॉडीज के चुनाव। कांग्रेस नंबर 2 रही, और बीजेपी नंबर 3-4 पे रही, अकाली रहे,
और निर्दलीय जो लोग हैं वो काफी ज्यादा संख्या में आए। हम जो इंडिया ब्लॉक की बैठक को किस पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, वो आपके दर्शकों के लिए हम बताना चाहते जी। हैं। इंडिया ब्लॉक का रेलेवेंस क्या है? 2027 में 7 राज्यों में चुनाव हैं। फरवरी मार्च में यूपी में और पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में। नवंबर में हिमाचल में। दिसंबर में गुजरात है। ये सी- अब आप इसमें इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनको रखिए, तो केवल यूपी में अखिलेश का जो पूरा का पूरा वो दाव पर है, और वो इंडिया ब्लॉक के प्रोमिनेंट मेंबर है। पंजाब में कोई लेना देना नहीं इंडिया ब्लॉक का। आम आदमी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी, अकाली दल तो है नहीं इंडिया ब्लॉक में। बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस की है, तो वहां तो इंडिया ब्लॉक में है। उत्तराखंड में भी जो लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बीजेपी है। बीएसपी जरूर वहां खड़ी करेगी, पिछली बार भी की। एक दो कैंडिडेट्स हो सकता है समाजवादी भी खड़े करेंगे जो इलाका यूपी से लगा हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी घुसेगी, है ही। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी घुस सकती है। उसके बाद गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, पर आम आदमी पार्टी घुसेगी, वोट काटेगी। मणिपुर है, तो वो तो कांग्रेस एंड बीजेपी है। नवंबर में हिमाचल है, वहां फिर कांग्रेस और बीजेपी है। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार घोषणा की थी कि वो जाएगी, पर गई नहीं। बीजेपी ने मना कर दिया था कि बताओ आपके कारण हमको और नुकसान हो। दिसंबर में गुजरात है, तो वहां फिर आम आदमी पार्टी घुस जाएगी वोट काटने के। जी। इसका मतलब है कि इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी नहीं है, और वो ये जो 7 राज्य हैं उसमें 6 में या 5 में, मणिपुर को और यूपी को छोड़ दें, तो सब जगह कांग्रेस को धक्का पहुंचाने वाली है। मतलब इंडिया ब्लॉक के रेलेवेंस को समझना जरूरी है 2027 के लिए। जो काम जो काम आम आदमी पार्टी वहां करेगी, यूपी में बहन मायावती का योगदान शायद उस तरह बहन से है। करेगी, यहाँ भाई करेंगे वहाँ बहन करेगी, ऐसा। और 2028 में जो चुनाव हैं वो तो बीजेपी के राज्यों में है, कांग्रेस के राज्यों में है मूलतः, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह। तो आप देख ही रहे हैं कि गहलोत साहब ने तिरंगा फहरा दिया है, हाँ, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ। तिरंगा नहीं, कांग्रेस का झंडा, चरखा। तो अब जो मामला है वो ये है कि जहां तक इंडिया ब्लॉक का संबंध है, उसमें चिंता केवल यूपी को लेकर हो सकती, अखिलेश को, जो कि हुई। और बाकी सारे जगह जो हैं वो मार कांग्रेस को झेलनी है, इंडिया ब्लॉक के किसी सदस्य को नहीं झेलनी। बिल्कुल। और इंडिया ब्लॉक की जो खबरें आई उसमें यह है कि अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और एकोमोडेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अभी से कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर कम से कम सीटों पर लड़े यूपी में, तो हार से बच सकते हैं।
ये उन्हीं सीटों पर लड़े जिन सीटों पर उसकी जीत हुई पिछली बार जी, विधानसभा। कुछ सीटें और ले ले चाहे तो। ये उनकी फोर वार्निंग। मतलब ये कि कांग्रेस और अखिलेश मिलके लड़ सकते हैं, तो उसमें अखिलेश चाहेंगे कि वो कांग्रेस लड़े कम पर हमारी मदद ज्यादा करे, तो कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो जाए हमारी। जो माइनॉरिटी वोट पूरा छिटक गया है समाजवादी पार्टी से, वो आ जाए। और या फिर कांग्रेस को माइनॉरिटी वाली सीटें मिल जाएंगी, दे देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह की जो सीटें हैं, जी। कि भैया वो ले लो, आप हमारी सरकार बनवा। एक मैं एनालिसिस सुन रहा था, संघ आधारित विश्लेषक का। वो ये कह रहे थे कि अभी तय करना है अखिलेश को कि वो चुनाव दिल्ली के भरोसे जीतना चाहते हैं कि अपने भरोसे जीतना चाहते हैं। ये उन्होंने बिटवीन द लाइंस कही थी। तो अब उस इस लाइन के कई अर्थ हैं। दिल्ली के भरोसे का मतलब है कि दिल्ली तो योगी को हरवाना चाहता है, तो वो अखिलेश को जितवाना चाहता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की क्या खबरें आई है बाहर, उसमें खबरें जो चार पांच आई है कि वामपंथियों नेताओं ने और अखिलेश ने घेरा किसको, राहुल। एक तो ये मुद्दे हैं भी, आप बड़ा दिल रखिए वगैरह वगैरह, या केरल में आपने ये किया वो किया। और फिर ये कहा गया, जो खबरें हैं कि राहुल हंसते हुए सुनते रहे, खिसियाते हुए सुनते रहे। और उनको खिसियाने का तो कोई कारण था नहीं। ये कह सकते हैं कि वो विजेता की तरह मुस्कुराते रहे। अपोजिशन के लोगों ने कहा कि अब ग्राउंड पर एक्टिव होना। तो ये ग्राउंड पर तो मतलब चुनाव के दौरान ही नहीं, पूरे टाइम। तो कांग्रेस तो पूरे टाइम एक्टिव है। आप ही लोग राजमहलों में हो। यूपी में भी अभी कांग्रेस लड़ रही है सड़कों की लड़ाई। जी, तो कॉकरोच जनता पार्टी का उदाहरण दिया गया कि कैसे उसकी रीच इतनी बढ़ गई है। और ऐसा कैसे हो गया कि हमारे ऊपर से लोगों का यकीन उठने लगा? तो वो उसमें कहा कि क्या हमारे अपोजिशन से यकीन खत्म हो गया। हमको भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस मतलब, वैसे कोई बुड्ढे लोग कहें कि उनको अब एडल्ट फिल्में भी देखना चाहिए, ऐसा है। तो कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी तो ठीक है, वो घबरा गए हैं कि इतने करोड़ फॉलोअर्स कैसे हो। अब वो उनको कौन कहे कि उनको लेजी फॉलोअर्स की जरूरत है, जो कमरों में बंद रहे, सड़कों पर नहीं निकले। जी, और आप बात कर रहे हो सड़कों की लड़ाई की, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। बिल्कुल। उनकी शर्त ही है कि लेजी चाहिए हमें। तो लेजी आदमी सड़क पर कैसे। अब कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि वो पूरे देश का दौरा करके फिर दिल्ली आएंगे, और दिल्ली में फिर से करेंगे अगर तब तक इस्तीफा नहीं हुआ तो। और अभी उनका मेरे ख्याल से कल या परसों में पुणे में प्रदर्शन होने वाला है, गुरुवार को। तो महाराष्ट्र में तो बहुत फ्लुएंटली वो बोलेंगे, और अच्छा बीजेपी की भी मदद मिलेगी वहाँ। तो सबसे पहले बीजेपी के राज्य में गए, जिससे ये आरोप और पुख्ता हो सके कि पूरा प्रोटेक्शन उनको मिलेगा वहाँ। जी, मतलब सुरक्षा, तो गाड़ियां तो हैं ही सुरक्षा के लिए उनके आसपास। बिल्कुल।
तो निर्विघ्न हो जाएगी। अगर राहुल गांधी कहें कि मैं पूना में प्रेसिडेंट करूंगा, तो आप देखिए फिर क्या हाल होता है। तो अपोजिशन को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि दीप के अब दिल्ली आके जंतर मंतर पर फिर से प्रकट होंगे। अपोजिशन के लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की इस बात टीवीके से जुड़ने के लिए, विजय की पार्टी। हम देखिए, मैंने जो शुरू किया था वहां आता हूँ खत्म करने के लिए कि इंडिया ब्लॉक की जरूरत क्या बची है भी कि नहीं। कि ये जो विद्वान लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अपन उसको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से, दिल्ली में जहाँ रेखा गुप्ता है जो कहती है पानी की कमी इसलिए है कि वो तेज गर्मी में एवोपरेट हो जाता, तो इतने विद्वान मुख्यमंत्री वहां हैं। बीजेपी के सभी राज्यों में विद्वान मुख्यमंत्री हैं, एक भी राज्य ऐसा नहीं कि। पर हम अपोजिशन की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल की वापसी असंभव है। तमिलनाडु में कम से कम 5 साल तो आराम है स्टालिन को। उसके बाद देखा जाएगा, 5 साल किसने देखे हैं? मोदी जी के राज में तो 5 मिनट का काम होता है। बंगाल में जिस तरह का आप देख रहे हैं, 20 सांसद गए, 60 विधायक गए, तो अब ममता को तो कोई अब वहां लौट के आ जाए नियर फ्यूचर में। वो सांप सीढ़ी का जो सबसे बड़ा सांप जो है उसने उसने उनको वापस लेके आ गया, वापस उस जगह पे जहां से वो शुरू हुई थी शायद। वहां लिया है इतने सालों की बात, मतलब है ना। आंदोलन से लेकर अब तक। तो वहां ममता नहीं आ पाएगी, तमिलनाडु में स्टालिन नहीं आ पाएंगे, दिल्ली में केजरीवाल नहीं आ पाएंगे, बिहार में तेजस्वी नहीं आ पाएंगे। 3 बार हार चुके हैं। तो वो जो सम्राट हैं वो सम्राट हो गए हैं, वो आके चंद्रगुप्त की तरह मगध पर राज्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस एंड पार्टी ने इतना कंसोलिडेट कर लिया है और उद्धव की पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये सब आर्किटेक्ट्स हैं इंडिया ब्लॉक के। अब इनकी वापसी नहीं हो, तो इसलिए क्या है कि इंडिया ब्लॉक की जरूरत क्या है, किस लिए। अपन उस पर आते हैं, इंडिया ब्लॉक की जरूरत क्यों है, किस काम से, कितनी सीमित है। अखिलेश को इतनी है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनको जितवा दे, तो कांग्रेस भी जितवा दे, दिल्ली का भी थोड़ा टेका लग जाए, योगी से नाराज जो भी लोग हैं दिल्ली में, तो नैया पार लग जाएगी। अगर नहीं लगी तो फिर समाजवादी पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस हो जाएगी वहां। विपक्षी दल जब कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा दल दिल दिखाए, का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं राहुल से कि भैया आप जो है ना बिहार, यूपी, बंगाल को छोड़ दो, वहां से चले जाओ, हम कर लें। हमारे राज्यों में, आप अपने राज्यों में लड़ो। आपका राज्य क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। गुजरात। उत्तराखंड है गुजरात। और गुजरात, वहां जाओ। और दक्षिण के राज्य हैं आपके पास, अब हमारा तो पीछा छोड़ो।
इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं देश जी, 4-5 चीजों के लिए बची है और जरूरत ही नहीं है। जो मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया ब्लॉक को लेकर बहस भी नहीं करना चाहिए। संसद में सारे विपक्षी दल एक जैसे दिखे, एक साथ, जैसा अप्रैल में डिलिमिटेशन के बिल पर दिखे। तो डीएमके ने भी कहा है कि हम मोदी के विरोध के मामले में तो सब साथ हैं, इंडिया ब्लॉक में नहीं हूं तो भी मोदी जी के विरोध में तो संसद में सब साथ हैं। तो पार्लियामेंट में तो ये सब साथ दिखेंगे ही मानसून सत्र में। जिनको जाना था, जिन दस्तकारों को जाना था या जिनको आम आदमी पार्टी में दस्त लग रहे थे, जिनको जाना था वो चले गए। इंडिया ब्लॉक के दूसरा पॉइंट, पहला तो ये कि संसद में एक साथ दिखें, वो दिखेंगे। हालांकि डिलिमिटेशन बिल को फिर से लाएंगे ये, क्योंकि ये जो 20 इधर आ जाएंगे लोकसभा में, 7 उधर बढ़ गए राज्यसभा, तो संख्या तो बढ़ ही जाएगी। इंडिया ब्लॉक के सदस्य दल आपस में ही वोट कटवा न बने, ये दूसरी जरूरत। कि मसलन अब बंगाल तो हो गया, बिहार में निपट गया, अब यूपी में वोट नहीं काट, तो वोट काटने में कौन बचा है? कांग्रेस के बचे। फिर यह है कि सड़कों की लड़ाई में सभी दलों की भागीदारी दिखे, ये जरूरत है, क्योंकि अभी तो कांग्रेस ही लड़ रही है। बिल्कुल। ये जरूरत है इंडिया ब्लॉक की, जो मैं बता रहा हूँ किस लिए इंडिया ब्लॉक होना चाहिए। तो शिवसेना तो लड़ती ही नहीं है, वो आपस में लड़ते हैं, शिवसैनिक आपस में लड़ते हैं। वो शिंदे से लड़ेंगे, वैसे ही वो जो एनसीपी के है वो भी आपस में लड़ते हैं, अजीत पवार गुट के लोग, वो शरद पवार के लोग, ये सब जमीनों से जुड़े लोग हैं, जमीन के लोग, ग्राउंड, जमीन के लोग। किसानों की पार्टियां हाँ, हाँ? जमीन से जुड़े लोगों का मतलब एक ये भी होता है कि जमीन के बिजनेस में है। चौथा पॉइंट ये कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा अगर हो तो, या जब भी हो उसके पहले, 2024 से बेहतर तरीकों से लड़ेंगे। अब लड़ सकते हैं, इसलिए लड़ सकते हैं कि अब ये जो सदमा पहुंचा है अखिलेश को और उद्धव को, खासकर और ममता को, तो हो सकता है कि टीएमसी गठबंधन को तैयार हो जाए लोकसभा के लिए, यूपी में गठबंधन कायम रहे लोकसभा के लिए, महाराष्ट्र में कायम रहे, ये एक जरूरत है। हम आखिरी बात कहना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो हकीकत है इंडिया ब्लॉक की वो ये कि मोदी जी की सरकार से लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है, बिल्कुल। और लड़ते हुए दिख भी रही है, और वही लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी अगर संभली नहीं तो वो, जैसा मैंने कहा, वो तृणमूल की शरण में पहुंच सकती है, क्योंकि यूपी को नहीं छोड़ेगी मोदी जी। सबसे निर्णायक 2029 से पहले जाहिर तौर पे यूपी का ही इलेक्शन है, और उसमें अगर अगर वहां पे सब लोग नहीं
जुट के लड़े तो फिर क्योंकि विधानसभा को जीतना इसलिए जरूरी है और कि वहाँ यूपी में बीजेपी के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो विधानसभा जीते और मुख्यमंत्री बदले, जिससे 2029 में 80 की 80 सीटें जीते। ये है टारगेट। तो हम इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे थे। अब आखिरी बात, आजादी की लड़ाई अगर गांधी जी या सरदार पटेल ये तय करते कि देसी रियासतों को इकट्ठा करके उनके दम पर लड़ी जाए, तो देश आज भी गुलाम रहता। बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने देसी रियासतों पे भरोसा नहीं किया क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी अधिकतर। और गोडसे को जो पिस्तौल जहां से आई थी वो भी हाँ, समय आती जो। तो वो बुद्धिमान थे गांधी जी। उनने कहा कि भैया ये अपने को लड़ाई लड़ना है, नई ये जो लोग हैं कांग्रेस वो खड़ी करके लड़ना, ये राजाओं के भरोसे उनकी प्रजा के भरोसे नहीं लड़ सकते। वैसे ही गांधी जी के परिवार से राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि ये जो पार्टियां ये भी रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं आधुनिक भारत की, परिवार हैं ये, और इनके भरोसे मोदी से नहीं लड़ सकते। पार्लियामेंट में लड़ सकते, सड़कों पर नहीं लड़ सकते। तो इसलिए आपने देखा ना कि अंग्रेजों के साथ तो राजा महाराजा भी थे, संघ भी था, जैसा आरोप है। नहीं मतलब आरोप क्या, मतलब वो माफिया मांग रहे हैं आप बार बार, ये सब तो है ये सब के सामने। और एक जो आखिरी बात जो यूट्यूब चैनलों में और खास करके उठाई जा रही है वो एक ही, इंडिया ब्लॉक राहुल को अपना नेता क्यों नहीं घोषित करता। जरूरत ही नहीं है, क्या घोषित करने की जरूरत। राहुल नेता है, और कौन नेता है। हाँ, कौन दावेदारी पेश करेगा कि मैं नेता। पिछली बार तो तक तो ममता बनर्जी कहती थी आई विल लीड द इंडिया, अब तो वो भी नहीं कह रही। तो राहुल को नेता घोषित करने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए राहुल नेता है, कांग्रेस नेतृत्व कर रही है। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या हुआ, जी। क्या डर दिखे, और इंडिया ब्लॉक की जरूरत अब कितनी सीमित बची है। 2027 में कितनी है, 2028 में कितनी है। बीजेपी के स्टेट्स हैं जो कांग्रेस के, वहां तो जरूरत ही नहीं ना हमको, न ममता की है न अखिलेश की। अखिलेश नाराज हो गए ये पिछली बार, मध्य प्रदेश में को टिकट नहीं दिए थे कमलनाथ ने, तो खड़क जैसे। तो अब तो न कमल है वहां न नाथ है, विपक्ष अनाथ है। तो इसलिए 2027 का नक्शा मैंने बता दिया, 2028 का बता दिया। 2029 में अगर इन लोगों को 2024 के परफॉर्मेंस से आगे बढ़ना है, तो ये इनको अलग किस्म से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ममता लड़ेगी, बहुत ही घायल शेरनी है, वो लड़ेंगी। और बाकी का मैं नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, पर मुझे बिहार में थोड़ा सा लगता है कि तेजस्वी में दम है और वो करेंगे, कुछ कर सकते हैं। तो ये तो कल मिलाकर जी, पिक्चर है निधि जी, इंडिया लोक का। बिल्कुल इसमें बहुत सारे जो है, मतलब ये बिल्कुल जरूरी और एक तरह से सही आकलन है। और उसमें साथ में ये तो है ही कि चुनाव अगर
होंगे, किस तरह से चुनाव किए जाएँगे, सीबीआई, ईडी क्या रहेगा, मोदी जी क्या सोचेंगे, अमित शाह कहाँ जाके बैठेंगे चुनाव समय, ये सब तय होगा उससे भी। क्योंकि वो शायद उनके बारे में वो गेम की जो रूल्स ऑफ द गेम के बाहर की चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जिस जो कि अब दिखने लगी हैं चुनावों में। तो वो भी, और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी इंडिया गठबंधन बनाता हुआ दिख नहीं रहा कि हम इसको इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि जो जो सिर पर अभी नाच रहा है, उसको उसको उससे कैसे निपटने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, और दर्शकों आपका भी इस पे लगातार अभी निगाह बनी रहेगी, क्योंकि इसको इसको बातचीत को सुने, तो आपस में शेयर करें अधिकतर लोगों तक, और हरकारा के ग्राहक बने, सब्सक्राइब करें इस बातचीत को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इनमें से ज़्यादातर राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वो हिंदी भाषा के क्षेत्र भी हैं। तो उसमें जुड़ी की बातचीत हो, ये सवाल के बारे में चर्चा हो, और उनके बारे में हम सोचें कि हम समाधान किस तरफ है और समस्याएँ किस तरफ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर फिर से आपका। दर्शकों आपका भी अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।